नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडाई प्रधानमंत्री से भी हुई चर्चा। जर्मनी के बाद आज यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से करेंगे मुलाकात। अमेरिका में दिल दहलाने वाला हादसा, ट्रक में मिले 46 शव, अवैध रूप से देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। पाकिस्तान के 4 दूतावास के ट्विटर अकाउंट को भारत ने किया बैन, पाक ने लगाई बहाल करने की गुहार। और रूसी मिसाइल हमले के बाद भीड़ भाड़ वाले मॉल में लगी आग, कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। G7 समिट के लिए जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। G7 समिट में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान एक खास पल को कैद भी किया गया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास अंदाज में मिलते देखा गया। सामने आए वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आते देखा गया और फिर उनके कंधे पर थपथपाते हुए देखा गया, जिसके बाद दोनों नेता एक दूसरे को बधाई देते और बड़ी ही गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए। फिलहाल इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने G7 शिखर सम्मेलन से इतर एक मुलाकात। पैगंबर पर हुए विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुस्लिम देश में पहले बार दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में हिस्सा लेने के बाद आज संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। यहां वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ये संक्षिप्त दौरा रहेगा और इसके साथ ही वो यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान के निधन पर शोक भी व्यक्त करेंगे। नाह्यान का 13 मई को निधन हो गया था। उन्होंने 3 नवंबर 2004 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अबू धाबी के शासक के रूप में कामकाज संभाला था। आपको बता दें कि यूएई भारत का प्रमुख साझेदार रहा है और ऐसे में इस दौरे के बाद साफ है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। पैगंबर विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा अहम माना जा रहा है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच जो है 60,664.37 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें भारत जो है वो 38,901.88 करोड़ रुपए का आयात करता है, जबकि 21,762.49 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। वाणिज्यिक मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक यूएई को भारत पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएं, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज, खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और समुद्री भोजन, कपड़ा, इंजीनियरिंग और मशीनरी उत्पाद और रसायन निर्यात करता है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के सैन एंटोनियो शहर में बड़ा हादसा हुआ है। जो है राइटर्स के मुताबिक एक ट्रक के अंदर 46 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक ट्रैक्टर ट्रेलर से करीब 46 लोगों के शव बरामद किए गए। कानून प्रवर्तन अधिकारी का कहना है कि टेक्सास के सैन एंटोनियो में एक ट्रैक्टर ट्रेलर के अंदर कम से कम 46 लोग मृत पाए गए। आपको बता दें कि सैन एंटोनियो के कैसेट टेलीविजन ने पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए ट्रक के अंदर 46 लोगों के मारे जाने की सूचना भी दी है। कैसेट ने बताया है कि ट्रक शहर के दक्षिण बाहरी इलाके में एक दूर दराज के इलाके में रेल की पटरियों के बगल में पाया गया था। कैसेट टीवी ने कुछ सूत्रों के हवाले से भी बताया कि टेक्सास के सैन एंटोनियो में एक ट्रक ट्रेलर के अंदर कम से कम 46 लोग मृत पाए गए। वहीं कई अन्य लोगों को अलग अलग परिस्थितियों के नजदीकी के चलते अस्पताल में ले जाया गया है। घटना स्थल पर कई पुलिस की गाड़ियां और दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक ये अवैध रूप से अमेरिका में घुसने का मामला माना जा रहा है। सिटी काउंसिलिंग की प्रमुख एंड्रियाना रोचा गार्सिया के अनुसार ट्रक में जिन लोगों के शव मिले हैं वे सभी प्रवासी हैं। फिलहाल मौत कैसे हुई है इसे लेकर अभी खुलासा नहीं हो पाया है। भारत में पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक इन दूतावासों पर आरोप है कि अपने ट्विटर अकाउंट से झूठी खबरें और दुष्प्रचार किया करते थे। माना जा रहा है कि भारत की ओर से अभी और कुछ अन्य दूतावासों पर इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि भारत में ट्विटर द्वारा ईरान, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान दूतावासों के अकाउंट पर कार्रवाई करते हुए बंद कर दिया गया है। उन्होंने आग्रह किया है कि इनके अकाउंट को तत्काल बहाल किया जाए। आपको बता देंगे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लिया गया। इससे पहले भी ट्विटर द्वारा पाकिस्तान में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट को बंद कर दिया गया था। यूक्रेन के क्रेमेंचुक में मॉल के निशाना बनाकर किए गए रूस मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि 59 लोग घायल हैं। तड़के यूक्रेन इमरजेंसी सर्विसेज के प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि टेलीग्राम पर सर्गेई क्रुक ने बताया कि अब तक 16 लोगों की मौत हुई है, 59 लोग घायल हैं, जिनमें से 25 को अस्पताल में भर्ती करा गया है। सूचना अपडेट की जा रही है। उन्होंने बताया कि शॉपिंग सेंटर में सोमवार किए गए मिसाइल हमले के बाद सबसे बड़ा जोखिम राहत कार्य मलबे को हटाना और आग बुझाना था। इससे पहले कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि रूस ने क्रेमेंचुक में शॉपिंग सेंटर पर हमला किया। 1000 से अधिक लोग अंदर थे। उन्होंने लिखा कि मॉल में आग लगी है, अग्निशामक आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पीड़ितों की संख्या की कल्पना करना भी असंभव हो गया। यहाँ लगातार दूसरा दिन है जब रूसी मिसाइल ने किसी सिविल इमारत को निशाना बनाया। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि रविवार को रूस की एक मिसाइल ने कीव में एक आवासीय इमारत हिट किया। शहर के मेयर विटाली के मुताबिक हमले में बच्ची समेत 4 लोग घायल हुए थे। वहीं मॉस्को ने कहा है कि उसके बलों ने उत्तरी और पश्चिमी यूक्रेन में 3 सैन्य केंद्रों पर हमले किए, जिनमें से एक पोलैंड की सीमा के पास है। रूस की तरफ से ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं जब जर्मनी के बवारियन आल्प्स में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कनाडाई प्रधानमंत्री से भी हुई चर्चा। जर्मनी के बाद आज यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से करेंगे मुलाकात। अमेरिका में दिल दहलाने वाला हादसा, ट्रक में मिले 46 शव, अवैध रूप से देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। पाकिस्तान के 4 दूतावास के ट्विटर अकाउंट को भारत ने किया बैन, पाक ने लगाई बहाल करने की गुहार। और रूसी मिसाइल हमले के बाद भीड़ भाड़ वाले मॉल में लगी आग, कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर की शिकायत पर सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि राज्यपाल के प्रमुख सचिव संतोष कुमार ने बताया है कि राज्यपाल ने
राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22-24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अल्पमत होने के बाद भी अंधाधुंध फैसले किए हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए की जारी करने की सरकारी आदेश को दिया गया है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी की इस सरकार में सहयोगी दल जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों से 22-24 जून तक विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के सरकारी आदेश जारी करने के बाद राज्यपाल के दफ्तर ने जानकारी देने संबंधी निर्देश दिया है। राज्यपाल के दफ्तर द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्यपाल ने 22-24 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी जीआर परिपत्रों के बारे में पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी देने को कहा है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फैसलों की जांच कराने की मांग भी की थी। विपक्ष का आरोप है कि अल्पमत में चल रही सरकार इस तरह के फैसले कैसे ले रही है। प्रवीण दरेकर ने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में फैसले कर रही है। महाराष्ट्र में एक हफ्ते से अधिक वक्त राजनीतिक संकट जो है यहां पर जारी है और विपक्ष का आरोप है कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने पटना सिटी में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार सहित बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस बीच कुछ युवकों ने कन्हैया कुमार को देशद्रोही बताया और हंगामा करने लगे। देखते ही देखते कांग्रेस कार्यकर्ता और नारेबाजी करने वाले युवकों के बीच मारपीट तक हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मंच से भाषण दे रहे थे और इसी दौरान एक युवक विरोध करने लगा। नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद कई और युवक भी उग्र हो गए। युवाओं ने देशद्रोही बताकर हंगामा किया। उनका कहना था कि कन्हैया कुमार देश के खिलाफ बातें करते हैं और इस बीच कार्यक्रम खत्म हुआ और सिक्योरिटी के बीच कन्हैया कुमार को निकाला गया। आपको बता दें कि सेना में बहाली के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस लगातार सत्याग्रह कर रही है और कन्हैया कुमार ने अग्निपथ योजना के विरोध में मंच से भाषण के दौरान कहा कि हम अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे। कहते हैं कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच की जीत अवश्य ही होती है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल और तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को राहत के बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक उद्धव सरकार के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। उधर खबर है कि उद्धव सरकार के तख्तापलट के बाद बनने वाले सियासी हालात के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। शिंदे गुट के समर्थक के बिना भी जो है बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट में अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाती है तो महाराष्ट्र की सत्ता पर बीजेपी कैसे काबिज होगी, इसे लेकर रणनीति भी लगभग तय हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार बनाने का पूरा खाका तैयार है। वो तभी जब शिंदे गुट के 39 विधायक गुवाहाटी में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त 287 विधायक हैं। इनमें अगर शिवसेना के 39 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में गायब रहते हैं तो सदन की संख्या घटकर 248 हो जाएगी और ऐसी स्थिति में बहुमत के लिए 125 विधायकों की दरकार होगी। बीजेपी के पास 106 अपने विधायक हैं, साथ ही उनके समर्थन वाले 7 निर्दलीय और अन्य विधायक भी हैं। बीजेपी को भरोसा है कि शिंदे गुट के 11 निर्दलीय विधायक उनके साथ आ जाएंगे और इसके साथ ही राज ठाकरे की पार्टी को जो है एक विधायक का भी बीजेपी को समर्थन मिल जाएगा। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायकों पर भी बीजेपी का दावा है, तो ये सारे आंकड़े जोड़कर 128 होते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से महाविकास अघाड़ी की सरकार अब अल्पमत में है। दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना के पास 16 विधायक ही बचे हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में जल्द ही मानसून सक्रिय होने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि राज्य के कई जिलों में बारिश शुरू होगी। हालांकि पूरे राज्य में मानसून को सक्रिय होने में 1 से 2 दिन का वक्त जरूर लग सकता है। सोमवार की देर शाम को मौसम विभाग ने मानसून और राज्य में बारिश को लेकर जानकारी साझा की है। विभाग ने बताया है कि मंगलवार से राज्य के कई जिलों में
भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि पुलिस ने तीर्थयात्रियों से सावधानी से यात्रा करने का आह्वान किया है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर अपील करते हुए लिखा कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 28-29 जून को ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आपसे निवेदन है कि कृपया सावधानी बरतें और मौसम अनुसार ही यात्रा करें। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा दावा किया गया है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश की है। सामना में कहा गया है कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करने का फैसला कर दिया, जिसमें मुंबई भी शामिल है। छत्रपति शिवाजी के अखंड महाराष्ट्र को तबाह करने का दाव है। इस बारे में खुद को प्रखर हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र समर्थक कहलवाने वालों का क्या कहना है, जो बीजेपी लगातार महाराष्ट्र पर हमला कर रही है, उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मार्गदर्शन लेकर ये लोग उत्साह की ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को गिराने का धंधा निश्चित तौर पर कौन कर रहा है, इस साजिश का भी खुलासा हो जाने के बाद ये लोग उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। सामना में लिखा गया कि शिवसेना और सरकार के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों को ईडी की फांस में फंसाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सामना में कहा गया कि महाराष्ट्र के टुकड़े करने वालों के हम टुकड़े कर देंगे। ऐसा कोई शिव सैनिक कहता है तो उससे हमारी जान को खतरा है। ऐसा कहकर शोर मचाने वाले लोगों का दौर इस समय चल रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कनाडाई प्रधानमंत्री से भी हुई चर्चा। जर्मनी के बाद आज यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से करेंगे मुलाकात। अमेरिका में दिल दहलाने वाला हादसा, ट्रक में मिले 46 शव। अवैध रूप से देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। पाकिस्तान के 4 दूतावास के ट्विटर अकाउंट को भारत ने किया बैन। पाक ने लगाई बहाल करने की गुहार। और रूसी मिसाइल हमले के बाद भीड़ भाड़ वाले मॉल में लगी आग, कम से कम 16 लोगों की हुई मौत। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी की गति से चल रहा है और राम मंदिर निर्माण के लिए दानवीरों ने खजाने खोल रखे हैं। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान में 3400 करोड़ रुपए आया है। 11 करोड़ लोगों ने बिना रामलला को देखे ही 3400 करोड़ दान कर दिया है। 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 का कूपन लेकर निधि समर्पण अभियान में लगी टोलियां दरवाजे दरवाजे तक पहुंची थी। छोटे से छोटे तबके के लोगों ने राम मंदिर में सहयोग दिया और 11 करोड़ रसीद कूपन अब तक काटे गए हैं। बताते चले कि मंदिर के चबूतरे का निर्माण कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है। अगस्त तक जो है पिलर का काम भी पूरा हो जाएगा। रामलला के गर्भगृह का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब बंसी पहाड़पुर से तरासे गए पत्थर भी अयोध्या पहुंचाए जाने लगे। बीते दिनों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सबसे निचले तबके को भी जोड़ने के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया था। निधि समर्पण अभियान में 10 रुपए से लेकर करोड़ों तक का दान रामलला को मिला। दान का ऑडिट अभी तक चल रहा है। लगभग 3400 करोड़ रुपए के निधि समर्पण अभियान में 11 करोड़ रसीदें और कूपन काटे गए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 3400 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान में मिला था और 11 करोड़ लोगों से दान एकत्रित हुआ है।
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि जल्द अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं यूपी के दक्षिण पश्चिमी में मानसून ने यहां दस्तक दे दी है। हालांकि माना जा रहा है कि यहां मानसून 2 दिन देरी से पहुंचा है। वहीं सोमवार को राज्य के मौसम को लेकर विभाग की ओर से जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार सोमवार से शुरू हुई आंधी और बारिश अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार से प्रदेश के करीब 29 जिलों में हैवी रेन अलर्ट जारी किया गया है। अब अगले 3 दिनों तक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर के साथ अन्य जुड़े हुए जिलों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। लखनऊ में जो है जल्द ही बारिश देखने को मिलेगी। वहीं विभाग के अनुसार यहां अगले 3 दिनों तक बारिश होने के पूरे आसार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे गुट को सोमवार को बड़ी राहत दे दी। डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे गए अयोग्यता के नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का कोर्ट ने शिंदे कैंप के विधायकों को समय दे दिया है। विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई इस दौरान जो है वो रुकी रहेगी। वहीं इसी के साथ कोर्ट ने सभी 39 विधायकों और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है। वहीं आज मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान ने एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर चुटकी ली है। उन्होंने अलग अलग चित्र बनाए हैं। इसमें से एक बाला साहेब ठाकरे द्वारा और दूसरा उद्धव ठाकरे और तीसरा एकनाथ शिंदे का कार्टून है। कार्टून में बाला साहेब का चित्र जो है दीवार पर टंगे फोटो फ्रेम पर है, तो वहीं उद्धव ठाकरे एक कोने में परेशान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार से सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक असम के 22 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कछार जिले के मुख्यालय शहर सिलचर में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिलचर में अब भी कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार असम में बाढ़ से अब तक करीब 126 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की माने तो रविवार को बारपेटा, कछार, दरांग, करीमगंज समेत मोरीगंज और विभिन्न स्थानों से 5 लोगों के डूबने से मौत की भी खबर सामने आई थी। वहीं 2 जिलों में 2 लोगों के लापता होने की खबर भी जो है वो दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक बालाजी, बक्सा, धेमारी, धुबरी, गोलाघाट, नलबाड़ी, सोनितपुर, तलमुलपुर समेत कुछ जिलों से 22,21,500 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि कछार जिले के मुख्यालय शहर सिलचर का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 2 बार दौरा किया और इस दौरान उन्होंने गंभीरता से राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। बिल्डिंग गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया। बीएमसी के मुताबिक अब तक 14 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि एक की मौत हो गई है। 20 से 25 लोगों के अभी भी इमारत के मलबे में दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव काम जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक बीएमसी ने बिल्डिंग खाली करने का भी निर्देश दिया है। उसके बाद जो है करीब 10 परिवारों ने बिल्डिंग खाली नहीं की थी। हादसे में एक शख्स की मौत की भी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 5 से 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि इन लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये लोग इसमें ही रह रहे थे। हमारी प्राथमिकता सभी को रेस्क्यू करना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कनाडाई प्रधानमंत्री से भी हुई चर्चा। जर्मनी के बाद आज यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से करेंगे मुलाकात।
अमेरिका में दिल दहलाने वाला हादसा, ट्रक में मिले 46 शव, अवैध रूप से देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। पाकिस्तान के 4 दूतावास के ट्विटर अकाउंट को भारत ने किया बैन, पाक ने लगाई बहाल करने की गुहार। और रूसी मिसाइल हमले के बाद भीड़ भाड़ वाले मॉल में लगी आग, कम से कम 16 लोगों की हुई मौत।